है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड इट इज अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बेसिकली हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो ये है कि जब रेवेन्यू मतलब इनकम बेसिकली उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो कितना रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बेसिकली हाउ, व्हेन एंड हाउ मच टू रिकॉर्ड व्हेन यू रिकॉग्नाइज ए रेवेन्यू। ओके, सो स्टार्ट यहां से करते हैं कि अगर रेवेन्यू का डेफिनेशन का बात करें तो रेवेन्यू क्या होता है। द आंसर इज रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। ग्रॉस इनफ्लो मतलब अगर आपको टीडीएस काट के कोई इनफ्लो मिलता है तो कटा हुआ नहीं, ग्रॉस। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस and used by others of enterprises resources yielding interest, royalty and dividend। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम माल बेचते हैं तो हमको जो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होता है या मान लो जो डेटर खड़ा होता है, कैश मिले जरूरी नहीं है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस का मतलब बेसिकली एसेट होता है, एनीथिंग दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर यू इज योर रिसोर्स। तो कैश में पैसा मिले, काइंड में पैसा मिले, क्रेडिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आपको ये जब AS9 हम लोग पढ़ेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि सेल ऑफ गुड्स को अलग से डिस्कस करना है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को अलग से डिस्कस करना है और इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड को अलग से डिस्कशन करना है। ओके, तो पहले तो हम लोग ये तीन डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी और रेवेन्यू की पॉइंट्स है जिसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब हुआ इनफ्लो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। तो नीचे एक एग्जांपल देखिए कि मान लो हमने कहीं बैंक में एफडी करके रखा है, मेरा इंटरेस्ट इनकम 4 लाख का था, मेरा टीडीएस 40,000 कटा और मेरे को 360 रिसीव हुआ। हम लोग क्या इसका जनरल एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 360, टीडीएस अकाउंट डेबिट 40,000 एंड टू इंटरेस्ट इनकम 4 लाख। तो जो इंटरेस्ट इनकम है ये ग्रॉस है, टीडीएस कटा हुआ 360 है, लेकिन जब हम इनकम का बात करेंगे, रेवेन्यू का बात करेंगे तो इट हैज टू बी 4 लाख, जो ग्रॉस अमाउंट है। सिमिलरली अगर कोई चीज हम कलेक्ट करते हैं एज या फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन वो मेरा इनफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं है, हम किसी के बिहाफ में कलेक्ट करते हैं और फिर उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, तो हम लोग वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप मेरे को ट्यूशन फीस दिए, अब मेरे को आपने 15,000 रुपए ट्यूशन फीस दिया जिसमें मान लो 14,000 मेरा, 1,000 जीएसटी है से, तो हमारा तो ग्रॉस इनफ्लो 14,000 है ना, बाकी 1,000 तो हमने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया, तो 1,000 मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मेरा जीएसटी पेएबल है, मेरा रेवेन्यू 14,000 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एनी कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इज नॉट आवर रेवेन्यू। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इस वाले पॉइंट को देखते हैं कि जब हम किसी गवर्नमेंट के बिहाफ में जब कोई जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। ओके, सीट एग्जाम्पल 2 देखिए। मान लो कंसल्टेंसी इनकम 15 लाख का है, जीएसटी 8%, 8 तो नहीं 18% है, राइटिंग में शायद एरर है ये, है ना, 18 होने से तो 2,70,000 होगा, तो ये 18% समझ लो। तो जीएसटी 18%, बहुत जोर सर्दी लगा हुआ है, 270, 1770, टीडीएस कटा 1.5 लाख रुपया, 1620 मेरे को कैश मिला। तो 1620 कैश मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 1620 हो गया, टीडीएस 150 जैसे होना था हो गया, टू कंसल्टेंसी इनकम 15 लाख एंड टू जीएसटी पेएबल 2,70,000। तो कहने का मतलब है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्स एंड दिस इज द रिसोर्स दैट वी हैड कलेक्टेड फ्रॉम समबडी एल्स, तो वो मेरा लायबिलिटी है जीएसटी पेएबल, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। मेरा रेवेन्यू तो यही वाला है विच इज 15 लाख रुपया। ओके, आगे पॉइंट देखते हैं कि रिसोर्स इंक्लूड कैश, डेटर्स और एनी अदर कंसिडरेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैश को छोड़ करके दूसरा कंसिडरेशन मिले ना तो हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप ट्यूशन पढ़ने आए और आपने मेरे को एक मोबाइल फोन दिया गिफ्ट में। गिफ्ट में क्या मतलब, मोबाइल फोन दिया कंसिडरेशन में, तो मोबाइल फोन का मार्केट प्राइस इज दी कंसिडरेशन का अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू। तो हम लिखेंगे मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। मान लो मोबाइल फोन का मार्केट प्राइस है 20,000 रुपया, तो मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस इनकम 20,000 रुपया। आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के कुछ एक्सेप्शंस है।
मतलब ये कुछ ऐसी जगहें हैं या ऐसा इनकम है, ऐसा रेवेन्यू है जिनके ऊपर AS 9 नहीं, या तो कोई दूसरा AS एप्लीकेबल होता है या कोई दूसरा कस्टम एप्लीकेबल होता है। ओके, लेट अस सी दिस। थ्योरी याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वन इज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 यूज होता है कंट्रैक्टर की बुक्स में। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम लीज एग्रीमेंट, इसके लिए AS 19 यूज होता है, आप लोग पढ़े होंगे। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, इसके लिए AS 12 यूज होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। जो लोग इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर पढ़ते होंगे, CMA के बच्चे लोग जो कॉस्टिंग पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में ये है। इंटरमीडिएट CA इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट पैरा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। देयर मे बी सम इनकम विच कैनॉट बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू। इनकम है, PL में लिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू नाम नहीं देंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से कवर नहीं होगा। ओके, लेट अस सी सम ऑफ देम। वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, AS 10 में इसकी अकाउंटिंग है। वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, AS 13 में इसका अकाउंटिंग है। वन इज गेन ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, AS 11 में इसका अकाउंटिंग है। एंड वन इज गेन्स अराइजिंग फ्रॉम पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ डिस्काउंट, नॉर्मल इसका कोई AS नहीं है। अब जैसे मान लो कोई क्रेडिटर ही है बेटा, और क्रेडिटर 2 लाख रुपए तुमसे पाता है, तुमने उसको 190 में सेटलमेंट कर दिया, तो तुम एंट्री करते हो ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक 190, टू डिस्काउंट इनकम 10,000। वो इनकम है पर रेवेन्यू के परव्यू के अंदर में नहीं आता। आप इनकम बोलिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो विथ these many छोटा छोटा पॉइंट्स, आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू कम्स टू एन एंड। एक छोटा सा पॉइंट बच गया, आइए उसको भी कवर करते, फिर पैराग्राफ नंबर 2 पे चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आपके हिसाब से साइज का बना देता हूं। ओके, सो नाउ वी आर रेडी। सी दिस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या होता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट कोई माल बेचता है और एजेंट को कमीशन मिलता है। तो मान लो एजेंट ने 1000 रुपया में कोई माल बेचा, एजेंट को 20 रुपया का कमीशन हुआ। तो एजेंट का रेवेन्यू कौन सा है और प्रिंसिपल का रेवेन्यू कौन सा है? बहुत क्लियर है, एजेंट का रेवेन्यू 20 रुपया है, प्रिंसिपल का रेवेन्यू 1000 रुपया है। भले वो 1000 रुपया का सेल एजेंट ने किया, पर प्रिंसिपल के बिहाफ में किया, इसलिए प्रिंसिपल उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, एजेंट तो बस कमीशन रिकॉर्ड करेगा। देखिए मैंने लिखा, एजेंट्स सेल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स, देयर रेवेन्यू इज कमीशन, सेल प्रोसीड्स बिलोंग टू दी प्रिंसिपल। सो ये इतना सारा पॉइंट, इतना सारा पैराग्राफ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के बिगिनिंग के लिए कि रेवेन्यू की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, मैंने कवर किया। आइए ब्रॉडली मैंने आपको बोला था कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। मैं पहले सेल ऑफ गुड्स कवर करूंगा, फिर वो बाकी दोनों में धीरे धीरे करके जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, नाम है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। पहले एक पॉइंट ध्यान रखिए, अगर हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कि परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। मतलब सेल ऑफ गुड्स में सेलर को जो परफॉर्मेंस करना है उसके बाद ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना अलाउड होगा। सो दैट परफॉर्मेंस इज कंसीडर्ड टू बी अचीव्ड व्हेन the seller has transferred the property in the goods to the buyer for a price, all significant risk and reward of the ownership is transferred, and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that the seller will derive from the sale of the asset। कहने का मतलब यह है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर का बेसिक मतलब ही है कि उस असेट का जो भी गुड्स ट्रांसफर हुआ उसको एक असेट तो बोलेंगे ही ना, तो उस असेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर से उठ के बायर के पास चला गया। अब अगर उस चीज का दाम बढ़ जाता है या दाम गिर जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, दाम बढ़ जाना इज रिवॉर्ड, दाम गिर जाना इज रिस्क, सो दैट बिलोंग्स टू द बायर नाउ। अगर ऐसा हो गया है तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एंड प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि सेलर को बायर से जो पैसे मिलने वाले हैं उस पैसे के बारे में किसी तरह का भी अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट लेवल का अनसर्टेनिटी नहीं रहना चाहिए। अगर ये सारा चीज पूरा हो जाता है, क्या क्या फिर से बोलो, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया,
और कोई तरह का अनसर्टेनिटी अब एग्जिस्ट नहीं करता सो फार एज कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन इज कंसर्न्ड, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सेलर अपनी बुक्स में कर लेगा। और रेवेन्यू का सिंपल सा कहानी है, टू रेवेन्यू लिखना है। रेवेन्यू इज ए क्रेडिट आइटम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोलते हो, डेबिट में कैश, डेटर जो भी लिखो उसको लेकर के ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 उतना बड़ा बहस आपके साथ नहीं करेगा। आगे मान लो देयर इज अनसर्टेनिटी, मतलब सेलर को डाउट है कि बायर पैसा देगा या नहीं, कितना पैसा देगा, इन सब चीजों को लेकर के डाउट है। अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है तो एस 9 का बोलना है, एक, रेवेन्यू रिकॉर्ड मत करो, वेट कर लो। 2, इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में रख लो। 3, अनसर्टेनिटी के रिगार्ड में नोट्स दे दो, क्योंकि गुड्स आपके पास नहीं है। मान लो गुड्स बायर के पास चली गई है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि आप बायर हो, हम सेलर है, हमने आपको सामान दे दिया, आप सामान लेने आए, मैंने दे दिया, पर प्राइस का बात नहीं हुआ और आप मेरे फ्रेंड हैं, पैसे को लेकर के हमको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, आप देंगे नहीं देंगे, हम मांग पाएंगे नहीं मांग पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस दिया है कि इफ देयर इज अनसर्टेनिटी देन डोंट रिकॉर्ड द रेवेन्यू, इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में लिखो, अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में दे दो। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये छोटा छोटा ना रेवेन्यू के रिगार्ड का, सेल ऑफ गुड्स के रिगार्ड के, रेवेन्यू के रिगार्ड का छोटा छोटा कुछ पॉइंट है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। इन सब पे एक मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ऐसे 4 पॉइंट रहेंगे, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ऐसे 6 पॉइंट रहेंगे। मैं एक एक करके डिस्कशन करता हूं। पहला है, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट एंड बायर्स टेक्स द टाइटल एंड एक्सेप्ट्स द बिलिंग। मान लीजिए आप आए मेरे पास, बोले सर 2 लाख का हमको माल दे दीजिए, मैंने माल दे दिया, 2 लाख रुपए आपसे ले लिया। आपने मेरे को बोला कि सर मैं तो अभी बैंगलोर जा रहा हूं, माल 6 दिन के बाद डिलीवर कर दीजिएगा। तो सब कुछ हो गया, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने डिलीवरी को डिले करके रखा है। हम रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करेंगे या 6 दिन के बाद? आंसर इज आज। नेक्स्ट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम लोग तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक बायर से अप्रूवल नहीं मिल जाता, या फिर अप्रूवल का जो टाइम लिमिट होता है वो लैप्स नहीं कर जाता। एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको सेल ऑन अप्रूवल पे माल भेजा कि आप अप्रूव कर देंगे तो माल आपका, और 3 महीना तक अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तो माल आपका। तो अगर आपने अप्रूव कर दिया तब तो हम सेल लिख ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रूवल मिलते ही। नहीं तो 3 महीना गुजर गया और आपका कोई आंसर नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि अप्रूवल हो गया और सेल लिख लिया जाएगा। बट अगर हम माल जिस दिन आपको भेजते हैं सेल ऑन अप्रूवल पे, हम लोग उस दिन सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कंसाइनमेंट सेल। जब तक कंसाइनी बाजार में माल बेच नहीं देता तब तक सेल रिकॉर्ड नहीं होगा। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कंसाइनी सेल्स द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। ई नंबर पॉइंट, गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन इज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल कोई टीवी का सेल हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल फोन का सेल हुआ, जहां पे इंस्टॉलेशन तो होगा पर इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, तो इन दैट केस रेवेन्यू हम लोग इमीडिएट रिकॉर्ड कर लेंगे, इंस्टॉलेशन का वेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। 6-7 तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, आप देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इफ द इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स, अब जैसे मान लो कोई बड़ा सारा कैमरा वैमरा या मशीन वसीन इंस्टॉल करनी है, and the buyer has not accepted the goods till the installation is complete, तब revenue can only be recognized only after the satisfactory installation। तो कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलेशन का वेट करो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, सिंपल इंस्टॉलेशन में रेवेन्यू इमीडिएट रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी बताया इसके बारे में कि अगर हम कोई माल तुरंत आपको बेचते हैं और बोलते 6 महीना बाद वही वाला माल हम आपसे वापस खरीद लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं, माल कभी बिक्री हुआ ही नहीं। आप तो गुड्स को संभाल के रखने के लिए, गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में हमसे लिए हैं, तो आप जो पैसा हमको दिए हैं वो लोन की तरह, फिनांस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कोई भी सेल एंड रीपर्चेज का एग्रीमेंट जो होता है उसमें सेल रिकॉर्ड नहीं होता, फिनांस ट्रांजैक्शन माना जाता है। अगला पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट। आप अच्छे से जानते हो कि ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो होता है वहां पे सीधे रेवेन्यू को ही कम करके रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से जर्नल या अलग से उसको एक्सपेंस बोला नहीं जाता। अगर 100 रुपया का सेल है
ट्रेड डिस्काउंट 6 रुपया का है तो 94 रुपीज का ही सेल रिकॉर्ड होता है, अलग से 94 को ही रेवेन्यू बोला जाता है, 100 का कोई रेलेवेंस नहीं, 6 का कोई रेलेवेंस नहीं। एंड नाउ कम्स द कैश डिस्काउंट। क्रेडिटर डेटर को कैश डिस्काउंट देता है जब डेटर तय वक्त से पहले पेमेंट कर देता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, आप 94 में सेल रिकॉर्ड कर लिए, मान लो सेम एग्जांपल लेता हूं, लेकिन क्रेडिटर ने आपको बोला अगर 15 दिन में पैसा दे दोगे तो 2 रुपया हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। रेवेन्यू आप 94 में ही रिकॉर्ड करोगे, पर बाद में जब कलेक्शन होगा तो आप बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 92, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 टू डेटर्स 94। तो इजी लैंग्वेज है कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट को अलग से एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। सो ऑल दीज ए से लेके एच तक जो पॉइंट आपने देखा, मैं आपको ऊपर से एक बार वापस से दिखाता हूं, देखते जाओ। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, गुड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, सेल ऑन कंसाइनमेंट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इन सब पे बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जस्ट सीखते जाओ, एकदम आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। आइए, सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेवेन्यू पे चलते हैं, विच इज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में दो कहानी चलती है। एक कहानी होती है कि भाई तुम सर्विस लेने गए, मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, तेरा दांत दर्द कर रहा है, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने तुम्हारा दांत देखा, उसके बाद एक तो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तुम चले गए, उसने 500 रुपया लिया, स्टोरी ओवर। हम लोग उसको बोलते हैं रेवेन्यू इज परफॉर्म्ड बाई सिंगल एक्ट, वन एक्ट। एक तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ने आए, तुम रोज आते हो, 2-2.5 घंटा बैठते हो, फिर अगले दिन आते हो, फिर 2-2.5 घंटा बैठते हो, मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूं, एक एएस पढ़ाता हूं, फिर तुम अगले दिन आते हो, फिर मैं कुछ पढ़ाता हूं, फिर तुम अगले दिन आते हो, मैं कुछ पढ़ाता हूं। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इज परफॉर्म्ड बाई मल्टीपल एक्ट्स। मतलब मेरे बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, मुझे ही तो रेवेन्यू लिखना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो इफ देर आर लॉट्स ऑफ एक्ट्स, कहानी अलग है, इफ देर इज ए सिंगल एक्ट, स्टोरी अलग है। सुनिए ढंग से। फर्स्ट पॉइंट, देर आर two methods for recognizing the revenue. One is percentage completion method, another is completed contract method. शॉर्ट में हम लोग PCM CCM बोलते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड तब यूज होता है when the revenue is recognized, when the percentage completion method में revenue is recognized as per percentage completion। जैसे हम लोग ट्यूशन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया आज पढ़ाना, और मान लो सिलेबस में 9 महीना में कंप्लीट करूंगा, और 3 महीना बाद ईयर एंड आ जाता। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जनवरी में सिलेबस स्टार्ट किया पढ़ाना, और मार्च तक मान लो मेरा 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो आपके ट्यूशन फीस का 30% रेवेन्यू ही मैं अपने P&L में रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। मींस रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द परसेंटेज वर्क डन। तो सर जो बाकी पैसा मैंने आपसे ले रखा है वो पैसा मेरी बुक्स में लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्डेड रहेगा। आगे, proportionate completion method is a method where revenue is recognized in the P&L as per the percentage completion of the service contract. Next, normally this method is used when the service provider performs multiple act, जैसे मैं। और ये जो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है, इसका फंडा ऑलमोस्ट सेम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड वो डॉक्टर वाला, हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही डॉक्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेता है। कहते हैं कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड इज ए मेथड वेयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L ओनली आफ्टर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड या कॉन्ट्रैक्टर इज टू परफॉर्म अ सिंगल एक्ट। सो स्टोरी सिंपल है, बड़े बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में PCM लगता है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर हो तो CCM लगता है। थोड़ा सा पेज आपके लिए रेडी करता हूं, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। आगे, ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट हम बोल चुके हैं, सुनिए।
इफ एनी कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, लाइक तुम लोग हमको ट्यूशन फीस का पैसा एडवांस में देते हो, बिफोर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी विल रिकॉर्ड इट एट द लायबिलिटी, नेमली एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. इजी. नेक्स्ट, अच्छा, अनसर्टेनिटी वाला क्लॉज आप ध्यान रखिएगा कि अगर अनसर्टेनिटी है पैसा के कलेक्शन को लेकर के, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोला करता हूं, मान लो मेरे साला मेरे से ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तो क्या पीसीएम क्या सीसीएम, अनसर्टेनिटी है, उससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर अनसर्टेनिटी है तो हम अनसर्टेनिटी के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे. जब अनसर्टेनिटी हट जाएगा उसके बाद ही रेवेन्यू का रिकॉग्निशन होगा. जो नॉर्मल फंडा है ना रेवेन्यू का, सेल ऑफ गुड्स में भी तुमने देखा था, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है. पढ़ता हूं, इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑल्सो अनसर्टेनिटी क्लॉज एग्जिस्ट. सो इफ एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द अल्टीमेट कलेक्शन, कॉमा होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड. कब तक? टिल द अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अब आइए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड कवर करते हैं. हम लोग इसको बोलते हैं यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस. एंटरप्राइज एंड नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्सेस. इंटरेस्ट के केस में एक बंदा दूसरे बंदे का पैसा यूज करता है या पैसा लेता है एक बंदा दूसरे बंदे से. रॉयल्टी के केस में एक बंदा दूसरे बंदे से कोई असेट, माइंस, कोई टेक्निकल नो हाउ या कोई उसी तरह का असेट लेता है जिसका वो रॉयल्टी पे करता है, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह. और डिविडेंड के केस में एक कंपनी एक शेयर होल्डर्स का पैसा लेती है. ठीक है. तो इंटरेस्ट के केस में कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? 1, अक्रूवल बेसिस पे. 2, टाइम प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. 3, अमाउंट आउटस्टैंडिंग और रेट एप्लीकेबल के हिसाब से रेवेन्यू का अमाउंट निकल जाएगा. ओके. रॉयल्टी के केस में क्या होता है? रॉयल्टी, इट इज अ चार्ज फॉर यूजिंग असेट्स लाइक नो हाउ, पेटेंट एंड कॉपीराइट एटसेट्रा. इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. अब मान लो मैंने किसी को मेरा माइंस दिया रॉयल्टी पे कि आप निकालो इसमें से कोयला, और मेरा एग्रीमेंट है जितना कोयला निकलेगा पर टन कोयला का 100 रुपया देना है, और आप 1 लाख टन कोयला निकाले तो 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हमको अपने P&L में लिखने मिलेगा. आप लेकिन कोयला बेच नहीं पाए तो मेरा क्या प्रॉब्लम? आप नहीं बेच पाए बिकॉज अपना तो टर्म्स था, प्रोडक्शन के बेस पे रॉयल्टी होगा. 2, अगर मान लो अपना टर्म्स है कि आप जितना बेच पाओगे, निकालने के बेस पे नहीं, जितना आप बेच पाओगे उसके बेस पे आप रॉयल्टी दोगे, और 1 लाख में से आप खाली 20,000 टन बेच पाए तो हम 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपया का रॉयल्टी अपने PL में लिखेंगे. सिंपल. तो रॉयल्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बट अक्रूवल बेसिस. अब आता है डिविडेंड. डिविडेंड का इंटरेस्टिंग स्टोरी है. डिविडेंड के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस किया, आज फिर डिस्कस करते हैं. क्या है डिविडेंड? पहले वो देखो. इट इज ए रिवॉर्ड दैट ए शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम द कंपनी against the shares held. Dividend is recognized in the books of an investor as an income only when he gets the right to receive. जब उसको right to receive the dividend मिलेगा तभी वो अपने PL में लिखेगा, और right to receive तब होता है when the dividend is actually declared by the company. क्योंकि डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता ना, तब तक कंपनी के हाथ में ये राइट होता है. डायरेक्टर लोग कंपनी के डिविडेंड के पेमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. आपने लॉ में पढ़ा होगा. तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तभी शेयर होल्डर को वो राइट मिलता है कि हाँ हमको डिविडेंड मिल जाएगा, और उसी समय डिविडेंड को अक्रूड माना जाता है, और तभी डिविडेंड को अपने PL में लिखा जाता है. और डिविडेंड अक्रू कब होता है, डिक्लेयर कब होता है? जब एनुअल जनरल मीटिंग क्लोज हो जाता है. तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया. मैं इसमें यही बोलने का कोशिश किया कि फाइनल डिविडेंड जो होता है वो AGM जिस दिन कंप्लीट होता है शेयर होल्डर को उसके बाद ही बुक्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो सर इंटरिम डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड में डायरेक्टर लोग, क्योंकि इसमें जनरल मीटिंग कॉल नहीं होता, तो जब डायरेक्टर लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है उस दिन डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए. अगेन एक बात और बोलनी है कि इन तीनों केसेस में भी अगर अनसर्टेनिटी है, अगर आपने लोन मान लो अपने किसी दोस्त को दिया है, अगर आपने असेट रॉयल्टी पे किसी साले साहब को दिया है, तो हो सकता है पैसा मिलने को लेकर के अनसर्टेनिटी रहेगा. अगर अनसर्टेनिटी रहेगा तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड मत कीजिएगा. सेम अनसर्टेनिटी क्लॉज अप्लाइज इन ऑल दीज 3 केसेस. ओके. सो हियर
we come to the end of interest, dividend and royalty also. तो broadly जो रेवेन्यू AS9 के अंदर जो डेफिनेशन वाला पार्ट था कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज बाय अदर्स, वो मैंने कंप्लीट कर दिया. कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स और हैं, आइए उनको पढ़ते हैं. कि जो एडवर्टाइजिंग कमीशन होता है, क्या चीज फिर से बोलिए तो, एडवर्टाइजिंग कमीशन. आप स्क्रीन लगातार देखते रहिएगा. ये जो एडवर्टाइजिंग कमीशन होता है, जो हम लोग पेपर वेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैच चलता रहता है फुटबॉल का, बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, ब्रेक में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका जो कमीशन मिलता है एडवर्टाइजर लोगों को, कंपनी जो देती है चार्जेस, वो कब पीएल में लिखना चाहिए? इसका आंसर है जब वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने आ जाए. जब तक एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को दिखाया नहीं जाएगा तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा. आंसर, द इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड only when the advertisement appears before the public. Easy है. नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस कमीशन. इंश्योरेंस एजेंट लोगों को मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है. आंसर है कि इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कमीशन जो एजेंट को मिलता है, एजेंट कब अपने पीएल में लिखेगा? आंसर है द इंश्योरेंस कमीशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ऑन द कमेंसमेंट डेट ऑफ द पॉलिसी. समझ तो गए होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी का कमेंसमेंट डेट होता है, उसी दिन इनकम लिखना अलाउड है. एंड नाउ कम्स द डिस्क्लोजर एस्पेक्ट. AS9 में नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करना है. पहला, द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन. जैसे मैं लिखता हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ट्यूशन फीस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, एंड परसेंटेज कंप्लीशन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्लासेस. 2, फुल डिटेल्स अबाउट द अनसर्टेनिटी. जो मैं पहले भी बोला, अनसर्टेनिटी के रिगार्ड में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में माल दूसरे के पास चला जाता है और हम रेवेन्यू भी नहीं लिखेंगे और इन्वेंट्री लिखेंगे, और ऑडिटर जाकर के बोलेगा इन्वेंट्री कहाँ है, हम बोलेंगे दूसरे के पास है, तो बोलेगा हम कैसे मान लें, तो बोलो नोट्स में जाके देख लो, हमने डिस्क्लोजर कर रखा है. तो AS9 में ये 2 ही डिस्क्लोजर देना है, एक पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक डिटेल्स ऑफ अनसर्टेनिटी. सो विद दिस we come to an end of accounting standard 9. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. Thank you very much.